दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। किसी देश का प्रधानमंत्री यदि 24 घंटे चुनावी मूड में हो और उसे हर पल अपने गढ़ बचाने की ही चिंता सताती हो तो इसका क्या मतलब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बनारस के सभी बूथों के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उन्हें टिप्स दिया कि कैसे चुनाव जीतना है, कैसे वोटरों को बाहर निकालना है। इसका क्या मतलब है। हम ये नहीं कहते कि उन्हें दूसरे दुनिया के देशों की तरह यूक्रेन और रसिया के बीच हो रहे युद्ध पर सतत नजर रखनी चाहिए। हम ये भी नहीं कहते कि इस युद्ध को लेकर उन्हें चिंतित होना चाहिए, लेकिन जब सारी दुनिया इसकी निगाह इस युद्ध पर हो और देश का प्रधानमंत्री अभी भी अपने बनारस के गढ़ को बचाने की कवायद कर रहे हों तो आसानी से समझा जा सकता है कि अयोध्या, गोरखपुर और प्रयागराज में भाजपा की स्थिति क्या है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में अभी 2 चरण के चुनाव बचे हैं और इन 2 चरणों में 100 सीटें हैं। ये 100 सीटें ही तय करेंगी कि सत्ता किसके हाथ आनी है, क्योंकि कांटे की टक्कर में फंस चुकी बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वह क्या करे। पहले जैसा माहौल नहीं है, उसके हर फंडा फेल हो चुके हैं। दंगाई, गुंडाई से लेकर आतंकवादियों और देशद्रोहियों, हिंदू विरोधियों, सब कुछ विरोधियों को बता देने के बाद भी यदि सत्ता खिसकती नजर आ रही है, बदलाव के संकेत साफ दिखने लगे हैं, तो क्या मोदी अब अपने बनारस वाले गढ़ को बचा लेना चाहते हैं। क्या गोरखपुर चला गया, क्या प्रयागराज और अयोध्या की जमीन खिसक गई है और अब तो बनारस ही बचा है जिसे बचा लिया जाए। इसलिए प्रधानमंत्री स्वयं बूथ के कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं। शायद भाजपा पहले ही दिन से यदि प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ अपने बूथ के कार्यकर्ताओं को इसी तरीके से प्रोत्साहित करते तो ये स्थिति नहीं होती, लेकिन बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और किसान के मुद्दे इस कदर उत्तर प्रदेश चुनाव में हावी हो जाएंगे, ये किसने सोचा था। अब तक झूठ, अफवाह और नफरत की राजनीति के सहारे सत्तासीन होने वाले लोगों के सामने यदि वास्तविक मुद्दे सामने आने लगते हैं तो बेचैनी बढ़ जाती है। और शायद इसी बेचैनी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना गढ़ बनारस बचाने के लिए बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करनी पड़ी। 2017 का चुनाव अपने आप में एक अलग चुनाव था, लेकिन ये 2022 का चुनाव है। ये 2014 का चुनाव भी नहीं है, ये 2019 का चुनाव भी नहीं है। ये चुनाव 2022 का चुनाव है, जहां महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दों के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को एक एक करके बेच देने की या बेच खाने की स्थिति पर भी लोगों के विचार सामने आने लगे। धर्म और राष्ट्रवाद को लेकर भाजपा हमेशा ही मुखर रही है, लेकिन वह यह भूल जाती है कि इस देश का हर व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का है, उसे अपने धर्म को लेकर
हमेशा ही गर्व रहा है। इस देश का हर नागरिक राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है और समय आने पर उन्होंने बता भी दिया है। लेकिन सिर्फ यदि भाजपा का विरोध करने का मतलब हिंदू विरोधी हो जाना, राष्ट्रद्रोही हो जाना बना दिया जाए तो आदमी कब तक इस झांसे में आता रहेगा। शायद यही वजह है कि इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव एक नई दिशा देने जा रहा है। झूठ, अफवाह और नफरत की राजनीति इस देश में लंबे समय तक नहीं चल सकती। इस देश में ही क्या, कहीं पे भी इस तरह की राजनीति को आप बहुत लंबे समय तक नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि यह देश राम का देश है, यह देश गांधी का देश है। इस देश में कृष्ण भगवान भी हैं और शक्ति के रूप में दुर्गा माता भी हैं, तो देवों को देव, महादेव को भी पूजने वालों की संख्या बहुतायत में है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग देवी देवताओं के उपासकों को यदि एक सूत्र में बांध लेने या एक ही भगवान को मान लेने के लिए प्रेरित किया जाए, उन्हें प्रताड़ित किया जाए या उन पर जबरदस्ती की जाए, तो ये देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। दक्षिण के सुदूर क्षेत्रों से लेकर उत्तर के सुदूर क्षेत्रों तक, गुजरात, महाराष्ट्र, सब राज्यों के अपने अपने देवता और अपने अपने धर्म के मानने वाले लोग हैं, और जिनकी राष्ट्रवाद के प्रति निष्ठा पर यदि लगातार सवाल उठाया जाए, उनके हिंदुत्व को लेकर लगातार प्रहार किया जाए, तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। और शायद गोरखपुर, प्रयागराज और अयोध्या में जिस तरीके से वोटिंग पैटर्न सामने आए हैं, उसने बनारस के गढ़ को बचाने की चिंता बढ़ा दी है। क्योंकि यदि बनारस नहीं बचा तो इसका क्या मतलब होगा, आसानी से समझा जा सकता है। आने वाले 2 चरणों में क्या होगा, किस तरीके के मुद्दे हावी होंगे, और ये 2 चरण मोदी की बजाय योगी के चेहरे पर फोकस करने की भाजपा की रणनीति कितनी कारगर होगी, यह 10 मार्च को देखना होगा। धन्यवाद।